ओके सर। और थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से टाइमली हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन पैनल कोड 1860। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया था जब मैं लॉ कर रहा था कि भाई 1860 भारतीय दंड संहिता का नाम 1860 क्यों है, 1947 के बाद क्यों नहीं है। तो इसकी सीधी सी बात यह है कि जब ये एक्ट बना था उस टाइम ब्रिटिश लोगों का शासन था, यानी कि 1860 उसी टाइम पे इन्होंने ये जो भारतीय दंड संहिता है ये लागू कर दी थी, जिसके अनुसार वो लोग जो अपराधी रहते थे उनको सजा देने का काम करते थे। ठीक है, अब कोई सी भी चीज जब कोई सा भी एक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो चैप्टर्स में डिसाइडेड होते हैं कि चैप्टर 1 चैप्टर 2, किसी में 10 चैप्टर होते हैं, किसी में 20 होते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चैप्टर है, आईपीसी में बहुत सारे चैप्टर है, और हर चैप्टर में को उसमें डिवाइड किया होता है सेक्शन वाइज। जो हमारे इसमें सेक्शन है इसका मैं बताता हूँ। अध्याय 1 जो फर्स्ट चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट, उसके अंतर्गत अब कोई सा भी सेक्शन आप उठाओगे तो सबसे पहले सेक्शन हम देखते हैं टाइटल एंड एक्सटेंट। मतलब इसकी जो उद्देशिका है, उद्देशिका का मतलब रहता है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि ये कहाँ पे लागू होती है, कहाँ पे स्टार्ट होती है, कहाँ पे आप लोग इसको कहाँ मतलब किस जगह पे ये लागू होती है सबसे पहले। तो उद्देशिका में इसमें दे रखा है टाइटल फर्स्ट में कि संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, कि ये कहाँ पे लागू होती है और कहाँ तक इसका विस्तार होता है, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले संहिता का नाम जो है भारतीय दंड संहिता होगा। ठीक है, जब ये डिसाइड की गई थी तो ये लाइन स्टार्टिंग में फर्स्ट जो वो था सेक्शन था उसके अंदर ये लिखा गया था कि भाई सबसे पहले तो इस जो हम बना रहे हैं, जो संहिता बना रहे हैं, जो दंड के लिए हम जो संहिता तैयार कर रहे हैं उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले नाम सोचते हैं। जैसे आप लोग कोई बिजनेस करोगे तो सबसे पहले फर्म का नाम सोचते हो कि इस फर्म का नाम हम क्या रखें। ठीक है, तो जब ये बनाया गया था तो इसका नाम सबसे पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता। फिर ये कहाँ पे लागू होती है, शैल एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, की ये सारे इंडिया पे लागू होती है। तो तब ये माना गया कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। ठीक है, आप लोग बीच में पूछ लेना कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। सेक्शन नंबर 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। ठीक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया में ये लागू है, तो भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो इसी जो संहिता है, ये जो भारतीय दंड संहिता है, ये जो एक्ट है, इसी के अंदर उसको सजा मिलेगी। नेचुरल है। अब आप लोग ये सोचो कभी कि यार ये अपराध होता क्या है। भाई अपन को ये पता है कि चोरी करी तो अपराध, ठीक है, किसी को मारा तो हत्या, और कहीं 4-5 लोगों ने किसी को लूटा तो वो डकैती। ठीक है, तो अपराध होता क्या है, मतलब जनरल लैंग्वेज में अगर देखें तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखे हैं। राइट्स क्या है हमारे, कि हमारा राइट्स है जीवन जीने का, हमारा राइट्स है कमाने का, हमारा राइट्स है स्वतंत्रता, जो हमारे हमको स्वतंत्रता मिली है उसके साथ रहने का। तो इस तरह की जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी है, उनका अगर कोई उल्लंघन करता है, मतलब हमें ये स्वतंत्रता है कि भाई हम अपना घर अच्छे से बना सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। अब हमारी स्वतंत्रता को कोई हनन करे, यानी कोई ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसेगा, हमें परेशान करेगा, तो वो अपराध। तो इस तरह से अगर हमारी कोई स्वतंत्रता पे कोई हाथ डालता है तो अपराध होता है। तो सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह इस संहिता के अंतर्गत पनिशमेंट उसको मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन 2, क्या इंडिया के अंदर जो अपराध करेगा, इंडियन जो भी है वो इंडिया के अंदर अपराध करेगा तो वो इस संहिता के अंतर्गत आएगा। अब सेक्शन 3 इससे बिल्कुल उल्टा है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो सेक्शन 3 क्या कहता है कि भारत से परे, यानी कि आउट ऑफ इंडिया में किए गए
किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों को दंड, कि इंडिया का कोई भी व्यक्ति है और वह आउट ऑफ इंडिया में जाकर अगर कोई अपराध करता है, कि भाई किसी ने मर्डर कर दिया, कहाँ, श्रीलंका में जाके मर्डर कर दिया, तो जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई श्रीलंका वाले तो उसको सजा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इंडिया में पकड़ा जाता है और उसके ऊपर अगर वो केस चलता है, तो इंडियन विधि के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा कि तूने हत्या तो की है, अब चाहे श्रीलंका में की हो चाहे इंडिया में की हो, लेकिन क्योंकि तू भारतीय है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तेको दंड मिलेगा, ठीक है। ओके, नंबर 4, मैं वही सेक्शन पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कोई सेक्शन छूट रहा है जो आपको पढ़ना चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नंबर 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अब राज्य क्षेत्रातीत कौन से होते हैं? भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, जैसे मैं अभी सेक्शन 3 पढ़ा रहा था उसी के अनुसार है कि भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया में किस स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है। दूसरा है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान, पोत का मतलब होता है जो जहाज होते हैं पानी के, तो पोत या विमान, विमान आपको पता है जो एयर में चलते हैं, ठीक है। विमान चाहे वे कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है, मतलब भारत में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, यानी कि इंडिया का जो भी विमान है या कोई पोत है यानी कि जहाज है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो कहीं पर भी हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा हो, तो उस तरह के अपराधों पर क्या होगा, भारतीय दंड संहिता लागू होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं, इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं बता देता हूँ, 6, चैप्टर नंबर 2, जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी कि साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब सर, है कि, हाँ जी सर इसका भी माइक म्यूट कर दो ना एक बार। अच्छा अभी करता हूँ ये, ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बता देता हूँ, ये जरूरी है पढ़ने के लिए, ये अपना आज कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम बहुत सीरियसली जो सेक्शन होंगे उनको पढ़ेंगे। तो सेक्शन 6 में है डेफिनेशन इन द कोड ऑफ अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सपेंशन, तो संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझ जाना, यानी कि संहिता में जितनी भी परिभाषाएं होंगी, इसको ध्यान से सुनना, बहुत टेढ़ी सी लैंग्वेज है, कि इस संहिता के अंतर्गत जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं, डेफिनेशन जैसे जेंडर की है, नंबर की है, मैन, पर्सन, पब्लिक, यानी कि आदमी, कोई व्यक्ति, पब्लिक हुई, गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ, गवर्नमेंट इंडिया, तो ये जितनी भी डेफिनेशंस इसके अंदर आएंगी वो सब क्या होंगी, अपवादों के अध्ययन समझे जाएंगे। अपवाद कौन से होते हैं? अपवाद को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का घर गिराया तो वो तो हो गया अपराध, ठीक बात है। और जहां ईश्वरीय कृत्य, यानी कि ऊपर वालों की मर्जी से अगर कोई घर गिरता है, जैसे कि भूकंप आ गया, तेज हवाओं से गिर गया, तो उसमें आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस चीज के ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आपने देखी हो तो, ओ माय गॉड, उसको देखना एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह की चीजें क्या होती है, एक्सेप्शन में आती हैं, यानी कि अपराध में आती हैं, ठीक है। तो इनको आप अपवाद बोलते हैं। तो जितनी भी डेफिनेशंस इसके अंतर्गत है वो सारी अपवादों के अंतर्गत आएगी, यानी कि जहां अगर अपवाद है कोई चीज तो वहां अपवाद को वरीयता मिलेगी। अब इसमें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं।
डेफिनेशन। सेक्शन 8 देखते हैं, जेंडर। जेंडर आपको पता है, तो जेंडर यानी कि लिंग। पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में है, चाहे वो नर है या नारी। तो जनरली आप देखते हो कि जहां पे जेंडर पुल्लिंग यानी कि किसी पुरुष के लिए यूज किया जाता है तो हम उसमें पुरुष ही समझते हैं। लेकिन जहां इस तरह के मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, वहां अगर जेंडर पुरुष होता है तो वहां जरूरी नहीं है पुरुष ही हो, उसमें स्त्री भी आती है। ठीक है। सेक्शन 9, नंबर यानी कि वचन। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मेरे ख्याल से ये आप लोग खुद भी समझ जाओगे। नंबर, मैन, वुमेन, पर्सन, पब्लिक, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के सर्वेंट कौन कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह पता है। गवर्नमेंट, इसके बारे में भी पता होगा। इंडिया, जज, कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये लोग आप ये चीज़ें आप वैसे भी समझ जाओगे, क्योंकि मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपके साथ। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। फिर भी आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा। जैसे इंपॉर्टेंट है इसमें सेक्शन 14, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का सर्वेंट कौन सा होता है ये आप लोग देख लीजिए। द वर्ड servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government। तो सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्वेंट का मतलब होता है सरकार का सेवक, यानी कि सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर या अन्य में बने रहने दिए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक का घोतक। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन सा हो गया? वो व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या कहीं उसको नियुक्त किया है। ठीक है, गवर्नमेंट आप जानते हो, इंडिया, हमारा इंडिया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी मैं देखता हूँ कुछ और आगे का। पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट आपको अच्छी तरह से पता है कि पब्लिक के जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अधिकारी होते हैं जो पब्लिक के लिए लगाए जाते हैं, इनके अंदर भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना, इसका हर आयुक्त आता है, हर न्यायाधीश आता है, न्यायालय का हर ऑफिसर आता है। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक सर्वेंट जो भी गवर्नमेंट के जो कार्य होते हैं उनके अधीन लगाए जाते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड। राइट, अब यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको लगे बीच में कोई चीज़ जानना जरूरी तो आप मुझे बता दीजिएगा। सेक्शन नंबर 29, अगर आपके पास बुक है तो वो भी देख लेना। 29 में दे रखा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दस्तावेज। द वर्ड डॉक्यूमेंट्स denote any matter expressed, described upon substances by means of letter। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? क्योंकि हमारा जो भी आपराधिक कार्य होता है वो डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, प्रूफ के ऊपर। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स मीन्स कोई भी लेटर हो, फिगर हो, कोई मार्क्स हो, और ऐसी कोई चीज हो जो हम डॉक्यूमेंट के रूप में, एविडेंस के रूप में पेश कर सकें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब रहता है कोई भी लेटर होता है, कोई नंबर होता है, कोई फिगर होता है, और कोई भी ऐसी चीज जिन्हें हम एविडेंस के तौर पर कहाँ दिखा सकते हैं? कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं। नंबर 29A, ये भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट जो है वो कागज़ पर होते थे, लेकिन अब नया टाइम आ गया है, कंप्यूटर का टाइम आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी एविडेंस के तौर पर यूज होते हैं, जो 29A के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
जस्ट ए मिनट, टाइम हो गया क्या? तो ये डेफिनेशंस हैं कहाँ तक? 50 तक। गुड फेथ, जस्ट ए मिनट, मैंने पीपीटी कम बनाई है। ओके, नंबर 53 पे हम लोग आ जाते हैं, सेक्शन नंबर 53। इससे पहले डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस आप एक बार देख लेना, छोटी छोटी सी हैं जो मैंने बताया था। जेंडर है, लिंग है, सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं दंड। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 53, दंड। तो दंड है क्या? द पनिशमेंट टू विच offenders are liable under the provision of this code are, अगर कोई व्यक्ति जो भी अपराध करता है, ऑफेंडर यानी कि अपराधी, जो भी ऑफेंडर होता है, अपराधी होता है, अगर कोई वो अपराध करता है तो सेक्शन 53 के अंतर्गत जो दंड दिए हैं उनके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। अब वो किस ऑफेंस में कितनी सजा मिलेगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल दंड कितने प्रकार के हो सकते हैं इसको इस तरह से कह लीजिए, ये दंड कौन कौन से होते हैं वो सेक्शन 53 में दिए हुए हैं पनिशमेंट। फर्स्ट है डेथ। डेथ का मतलब आप जानते हो कि उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा सबसे पहला। तो सबसे पहली सजा इसमें दे रखी है मृत्यु दंड, दैट। सेकेंडरी इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि जिसको आप बोलते हो जो जीवन के एंड तक की जो सजा होती है, क्या बोलते हैं इसको? उम्र कैद। जीवन कारावास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का दिमाग भी चलता रहे, और क्योंकि सारी चीजें आपको भी पता होगी ऑलरेडी। तो आजीवन कारावास सेकेंडरी, ठीक है। तो पहली हो गई डेथ, दूसरी आजीवन कारावास। अब इसमें थर्ड जो था वो हटा रखा है, तो फोर्थ में दे रखा है कि 2 तरह का कारावास होता है। कौन कौन सा आप लोगों को पता होगा? कोई बताएगा मुझे? एक सश्रम कारावास, एक साधारण। वेरी गुड। तो एक तो हो गया सिंपल यानी कि साधारण कारावास, और दूसरा हो गया विद हार्ड लेबर, मतलब कठोर परिश्रम वाला कारावास, ठीक है। अब वो सजा कितने की भी हो सकती है, 3 साल की भी होती है, 1 साल की भी होती है, 6 महीने की भी होती है, और आजीवन भी होती है, ठीक है। ये चीज आपको पता है अच्छी तरह से। चौथा है संपत्ति जो है उसका संपहरण, मतलब संपत्ति उसकी ले ली जाए, ठीक है। तो ये चौथी। और पांचवी हो गई फाइन, यानी कि जुर्माना, राइट। तो इस तरह से इन्होंने सजा को डिवाइड किया है। पहली मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो साधारण और कठोर भी हो सकता है, चौथा जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको संपहरण, उसको ले लिया जाए, और पांचवा फाइन यानी कि जुर्माना, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बीच के हमने सेक्शन छोड़ दिए जो कि सिर्फ डेफिनेशंस हैं, वो हमारे काम की है भी और नहीं भी, क्योंकि उनकी जनरल चीज़ें आपको पता है। इनमें से अगर आपको कुछ नहीं अभी तक समझ में आया तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने 53 पढ़ाया, एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बताया था। तो अभी इनके बारे में आपको कुछ भी पूछना है या इनसे रिलेटेड या इसके एक्स्ट्रा भी, अगर जो आईपीसी में है आप पूछना चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेगा? क्लियर है सर। क्लियर, वेरी गुड।